हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नोबडी सेड इट्स गोइंग टू बी ईजी एंड सिमिलरली नोबडी सेड इट इज़ इम्पॉसिबल। सीधा सा तात्पर्य ये है कि आपसे किसी ने कभी भी, आप किससे भी, कोई भी व्यक्ति से आप डिस्कस करो कि मैं ये करना चाहता हूँ, कोई भी ABC XYZ कुछ भी आप करना चाहते हो, हर एक व्यक्ति आगे से क्या बोलेगा, यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत बिरले ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। ऐसे ही आपको बोलेगा, कोई भी ये तो नहीं बोलेगा ये तो बड़ा चुटकियों का काम है, तू तो आराम से कर लेगा, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा। चाहे आपने कोई भी चीज़ करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हो, करना चाहते हो, यही बोलेगा। लेकिन वो बहुत मुश्किल है का मतलब ये तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है। उनने यही बोला कि बहुत मुश्किल है, उन्होंने ये तो नहीं बोला नामुमकिन है कि आप कर नहीं सकते, या आपसे होगा नहीं, या आप उस लायक नहीं है। यही बोलेंगे कि तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ये बहुत हार्ड है, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन आपको अपने आप को प्रेरित करना है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन मेक दिस पॉसिबल। ओके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं और पॉसिबल बनाते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। A nation is defined not by the borders that demarcate it but by the people who live in it। यानी कि एक देश जो है अपनी सीमाओं से, अपनी सीमाएं से नहीं वो तय होता कि ये कौन देश है, पर जो उसके अंदर लोग रहते हैं उससे पता चलता है कि ये कैसा देश है, कौन सा देश है। दिस इज नॉट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट अडेज। अडेज क्या होता है कि ये कोई ऐसे ही उठा के कोई कहावत नहीं गढ़ दी गई है, ये कोई ऐसे ही बात नहीं कह दी गई है, बट अ विजन ऑफ नेशन बिल्डिंग। लेकिन ये किसी भी देश के विकास का, देश के बनने का, सस्टेनेंस का ये विजन है कि कोई देश में कैसे लोग रहते हैं, उसी से तय होता है कि वो देश आगे कितनी तरक्की करेगा। अगर किसी देश में बहुत मेहनती लोग रहते हैं तो वो देश आगे ज़रूर बढ़ेगा, आज नहीं तो कल उसने सक्सेसफुल होना है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में आना है। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पे लोग छोड़ना यार क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी विचारधारा वाले लोग रहते हैं, तो वो देश तरक्की नहीं करेगा। स्पेशली फॉर अ कंट्री दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ कॉलोनियल रूल। खास तौर पे हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश शासन से निकल कर आया है। द आइडिया ऑफ नेबरली रिलेशंस एंड बॉर्डर्स वॉज टाइड नॉट जस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की बात हो, पड़ोसी देशों के साथ में बॉर्डर्स की बात हो, ये जो पूरा विचार है ये केवल हमारे नेशनल सिक्योरिटी के हित में उसकी वजह से नहीं है। फॉर द पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट, यानी कि कॉलोनियल समय से पहले का जो स्टेट था उसके बेसिस पे नहीं है, बट ऑल्सो टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द बॉर्डर एरियाज एंड देयर इमेजिन्ड हिस्ट्रीज। पर ये किसकी वजह से भी हैं, जो बॉर्डर्स हैं कहीं जगहों पे नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हर जगह पे बॉर्डर्स हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। वहीं अगर हिंदुस्तान और म्यांमार की बात करें तो बॉर्डर नहीं रहा कभी भी, बस यही था कि हाँ इस तरफ के लोग हैं, उस तरफ के लोग हैं। तो क्योंकि हमारे बीच में रिलेशंस अच्छे रहे, कभी उन्होंने यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करी, अगर आए तो अपना काम करके चले गए, ऐसा रवैया रहा, या घूमने फिरने आए और हम लोग भी वहाँ पे ऐसा ही रहे। लेकिन कभी भी ना उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करने की कोशिश करी, ना हमने उनके देश पे। When Home Minister Amit Shah announced that the free movement regime, बोल रहे हैं जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये अनाउंस किया कि जो फ्री मूवमेंट रेजिम, मतलब क्या कि आप बिना पासपोर्ट के, बिना किसी चीज़ के इधर से उधर आ जा सकते हैं, आप फ्री हैं इधर से उधर जाने के लिए, ये जो व्यवस्था थी इन प्लेस इन इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग म्यांमार फ्रॉम 2018 वुड बी स्क्रैप्ड। हिंदुस्तान और म्यांमार के बीच में जो ये फ्री मूवमेंट रेजिम था, फ्री मूवमेंट की व्यवस्था थी 2018 से, ये हटा दी जाएगी, स्क्रैप कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। एंड दैट द इंडिया म्यांमार बॉर्डर बी फेंस्ड, और यहाँ पे फेंसिंग की जाएगी।
ही वॉज डिसाइडेडली नेगेटिंग दिस आइडिया। तब वो क्या कर रहे थे, वो इस आइडिया को नकार रहे थे। किस आइडिया को? जो पहले था कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे लोगों से डिफाइन होते हैं। हमारा जो प्री कॉलोनियल एरा था, उस टाइम पे हमारे जिस देश के साथ में कैसे रिश्ते थे उसके ऊपर निर्धारित होते हैं। तो इस विचार को ये खारिज करते हैं, खंडित करते हैं। ये जो नया फैसला आया है ये। The ostensible reason for this demand and the need for fencing is because the porous border has served as conduit for narcotics। अब ये जो इतना प्रत्यक्ष, इतना अपैरेंट, इतना स्पष्ट जो फैसला आया है, इतनी स्पष्ट जो मांग उठी है, वो इसलिए उठी है क्योंकि ये जो बॉर्डर है पोरस है। पोरस मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, लोगों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस इलाके में ये एक रास्ता बन गया। किसके लिए? नार्कोटिक्स के लिए, यानी कि ड्रग्स वगैरह के लिए। बिसाइड्स हेल्पिंग इंसर्जेंट ग्रुप इन द नॉर्थ ईस्ट टू एस्टैब्लिश बेसिस विद इन एरियाज इन म्यांमार। और दूसरा किस लिए? कि जो भी हिंदुस्तान के इंसर्जेंट ग्रुप्स थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आपको पता है इंसर्जेंसी माओइस्ट बहुत ज्यादा फैले हुए थे, तो उनके जो ग्रुप थे वो यहाँ पे हमला करते थे और म्यांमार में जाके उन इलाकों में जाके छुप जाते थे जहाँ पे where the junta's writ is relatively non-existent or weak। अब जनता मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरकार जो विद्रोह के बाद में आई है, जो मिलिट्री सरकार है, तो उसका जो रिट है, उसका जो वहां पे दायरा नहीं है, उनका आदेश जहां पे नहीं चलता, उन इलाकों में जाके वो हिंदुस्तान से भागे हुए जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो वहां पे जाके शरण ले लेते हैं। बट दीज रीजन्स आर नॉट कन्विंसिंग इन दमसेल्व्स। लेकिन ये कारण अपने आप में कन्विंसिंग नहीं है, मतलब हम इन कारणों को एक वजह नहीं मानते कि भाई यहाँ पे बॉर्डर लगाया जा रहा है। मोस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स हैव वीकन्ड सब्सटैंशियली एंड सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट्स हैव बीन एबल टू न्यूट्रलाइज देयर थ्रेट्स थ्रू फोर्स और पीस एफर्ट्स। बोल रहे हैं कि ज्यादातर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो कमजोर हो चुके हैं, काफी मात्रा में कमजोर हो चुके हैं, और एक के बाद एक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, सरकारें आई, उन्होंने इन ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज यानी कि खत्म करने की कोशिश करी, निष्क्रिय करने की कोशिश करी, या तो डरा के, धमका के, बल से, या फिर शांति वार्ताओं के जरिए। ऑनगोइंग और कंप्लीटेड, जो या तो अभी चल रही हैं या फिर कंप्लीट हो चुकी हैं। Besides, the drug trade is enabled not only by the border's porosity but also by the relative lack of strong law enforcement with the cooperation of residents। बोल रहे हैं कि और दूसरी बात रही नार्कोटिक्स की, ड्रग्स की, तो वो केवल बॉर्डर की पोरोसिटी की, वहां पे हमने चेक पोस्ट नहीं लगाए हुए, आने जाने वालों के ऊपर जांच नहीं हो रही, केवल इस वजह से नहीं है, वो इसलिए भी है वहां पे ड्रग्स का इतना आवागमन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहां पे हमने कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं इन्फोर्स किया गया, लागू नहीं किया गया, जिसको वहां के लोकल रेजिडेंट्स, लोकल निवासी होते हैं, उनकी मदद से हम लागू कर पाते। ऐसा हमने प्रावधान वहां पे नहीं रखा। That the demand to scrap the FMR has been most vociferously endorsed by one section of the currently conflict-prone Manipur। बोल रहे हैं, और ये जो डिमांड है कि FMR को वहां पे फ्री मूवमेंट जो है उसको वहां पे हटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, ये डिमांड इस वक्त में सबसे मुखर रूप से कहां से आई है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली कहां से उठी है? कन्फ्लिक्ट से जूझ रहे मणिपुर के इलाके के एक तबके ने इसकी डिमांड की है, बट हैज ऑल्सो बीन फर्वरेंटली अपोज्ड बाय नागालैंड एंड मिजोरम। और इस डिमांड को बहुत उत्साहपूर्वक नागालैंड और मिजोरम के जो लोग हैं वो विद्रोह कर रहे हैं। शुड प्रोवाइड अ हिंट अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल इन दीज स्टेट्स। तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि मणिपुर का एक तबका है जो चाहता है कि यहाँ पे फ्री मूवमेंट ना हो, और वहीं नागालैंड और मिजोरम के लोग हैं जो चाहते हैं कि फ्री मूवमेंट हो। तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे मणिपुर के लोगों को कुछ कन्फ्लिक्ट है और नागालैंड और मिजोरम के लोगों को कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है म्यांमार के लोगों के साथ में। अब क्यों है? म्यांमार
इज इन द थ्रोज ऑफ अ सिविल वॉर, कि म्यांमार इस वक्त एक सिविल वॉर के संकट से जूझ रहा है, विद सिविलियंस फ्रॉम इट्स वेस्टर्न रीजन्स एंड स्टेट्स सच एज शगैन एंड शिन स्टेट सीकिंग रिफ्यूज एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इन नेबरिंग मिजोरम एंड मणिपुर। और फिर इसी वजह से वहाँ के जो वेस्टर्न इलाके और स्टेट्स जैसे कि शगैन और शिन स्टेट जो है, यहाँ के लोग जो हैं वो रिफ्यूज ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, कहाँ पे? मिजोरम, अपने पड़ोसी मिजोरम और मणिपुर के इलाकों में, कि भाई हमारी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, हमारी मदद करो, इंसानी मानवीय मदद करो। इस वजह से वो वहां पे शरण ले रहे हैं। The Mizos of Mizoram and the Kuki-Zo community in Manipur feel a kinship with the Shin community। अब बात करें अगर मिजोरम के मीजो ट्राइब की, मीजो लोगों की, और कुकी-जो कम्युनिटी की, जो कि मणिपुर में आपको पता है दो ही तबकों में क्लैश हो रहा है, कुकी-जो और मैती कम्युनिटी में, ठीक है, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि कुकी-जो कम्युनिटी और मिजोरम के जो मीजोज हैं ये एक किनशिप यानी कि संबंध समझते हैं म्यांमार की शिन कम्युनिटी से। क्योंकि अगर आपको पता नहीं हिस्ट्री का कुछ जानकारी है या नहीं, आप कितना इंटरेस्टेड है, बट अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा हुआ था कि किसी से अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए या अंग्रेज़ों के साथ में लड़ने के लिए कुकी-जो कम्युनिटी के और मीज़ो कम्युनिटी को म्यांमार से लाया गया था। ये नेटिव्स जो हैं वो वहाँ के हैं और फिर उनको यहाँ पे लाया गया था और फिर उसके बाद में ये लोग यहीं बस गए थे। और ये हमारी आज़ादी से भी बहुत समय पहले की बात है। तो फिर उसके बाद में ये यहीं पे सेटल्ड हो गए और उसके बाद में ये इंडियन बन गए, ठीक है। तो उनका कुछ एक संबंध वो समझते हैं कि हमारा शिन कम्युनिटी के साथ में एक संबंध है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही है हिस्ट्री, एंड हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग रिलीफ फॉर द रिफ्यूजीज। और ये मिजोरम के मीजोज और कुकी-जो कम्युनिटी मणिपुर की ये इन रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के लिए रिलीफ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सहारा बन रहे हैं। The opposition of the FMR has come from Metis मेजोरिटेरियन फोर्सेस इन द इम्फाल वैली। अब जाहिर सी बात है कुकी-जो कम्युनिटी अगर किसी की हेल्प कर रही है तो आपको पता है, हमने देखा कि मणिपुर से आया है सबसे ज़्यादा विद्रोह और कुकी-जो के अगेंस्ट में कौन खड़े हैं? मैटी खड़े हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो विरोध आया है एफएमआर के लिए कि भाई एफएमआर नहीं होना चाहिए, आप इसको स्क्रैप कर दो, वो मैटी मेजोरिटी वाली इम्फाल वैली से आया है, हु हैव रेज्ड द बोगी ऑफ शिन रिफ्यूजीज एंटरिंग मणिपुर, जिन्होंने एक डर उत्पन्न कर दिया है, भय, बोगे मतलब भय, डर उत्पन्न कर दिया है। कहा है उनने कहा है कि यहाँ पे एक डर का माहौल आ जाएगा, डर हो जाएगा अगर ये लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। किसके लिए उन्होंने डर पैदा किया है? शिन रिफ्यूजीज के लिए जो मणिपुर में आ रहे हैं एज अ केस ऑफ इलीगल माइग्रेशन। ये उठाया है कि भाई ये तो इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में इलीगली आ रहे हैं, तो ये गलत है और इससे हमारे लिए को खतरा है, और इस चीज का उन्होंने विद्रोह जताया है। द इंस्टीट्यूशन of the FMR as a formalized regime for the movement of citizens across the sparsely populated border, बोल रहे हैं ये जो प्रकरण है एफएमआर का संबंध, जो ये पूरी प्रक्रिया है, जैसा कि एक ये क्या बना गया था, एक फॉर्मलाइज्ड यानी कि फॉर्मल एक तरीका बनाया गया था, व्यवस्था बनाई गई थी ऑफ मूवमेंट। किसकी मूवमेंट की? सिटीजन्स की, कि यहाँ पे जहाँ पे कम पॉपुलेटेड बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे वो आसानी से, जहाँ पे बिखरी बिखरी आबादी है वहाँ पे वो लोग 16 किलोमीटर्स के अंतर्गत वहाँ पे ट्रेड और कमर्स के पर्पज से फ्रीली आ जा सकते हैं। To within 16 kilometers of it for trade and commerce was a nod to India's Act East policy। ये इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी था, उसके तहत ये कार्य किया गया था कि भाई अगर हिंदुस्तान का यहाँ पे बॉर्डर है, इस तरफ म्यांमार है, तो म्यांमार के लोगों ने अगर 16 किलोमीटर तक जाना है हिंदुस्तान के अंदर तो कोई बात नहीं, आप जाकर आ जाओ जल्दी से। और हिंदुस्तान के लोगों ने अगर म्यांमार में 16 किलोमीटर तक जाना तो कोई बात नहीं, आप अपना काम जो भी आप ट्रेड करने जा रहे हो, कमर्स पर्पज से जा रहे हो, जाके आ जाओ, ठीक है। इस तरीके की व्यवस्था वहां पर बनाई गई थी। This was also an expression of the will of people of the region who share ethnic relations but are divided by colonially drawn boundaries। बोल रहे हैं ये एक इस चीज का भी एक तरीका था अपने विचारों को व्यक्त करने का कि भाई हमारी इच्छा है, हम उनके साथ में एक संबंध
रखते हैं हम, जैसे जो यहाँ के कुकीज़ो कम्युनिटी या मीज़ो कम्युनिटी है वो उनके साथ में संबंध रखती है म्यांमार के लोगों के शिन कम्युनिटी के साथ में। और हम केवल बाउंड्रीज, जो कॉलोनियल टाइम पे बाउंड्रीज डिवाइड की गई, हम उनकी वजह से बटे हुए हैं, अदरवाइज हम एक उनके साथ में संबंध रखते हैं। The reversal of this regime and the humongous exercise of fencing a border, humongous मतलब बहुत बड़ी, humongous और अगर बेंटन देखा होगा तो humongous और एक डायनासोर का रूप होता है, ठीक है, तो humongous मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो बोल रहे हैं कि इस प्रावधान को रिवर्स करना, इस प्रक्रिया को रिवर्स करना, फ्री मोशन वाली जो रिजिम है इसको रिवर्स करना और इस पूरे बॉर्डर एरिया को फेंस करना, जो कि अब आपको पता है ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है वो पहाड़ी भी है, वहां पे जंगल भी है, ऐसे जंगल भी हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो सिचुएटेड इन रग्ड माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट इज अ केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। रग मतलब उबड़ खाबड़, तो उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में और फॉरेस्ट इलाके में अगर हम ये फेंसिंग लगाने की बात करते हैं तो ये सीधा साधा केस किस चीज़ का है कि भाई हमने अपनी जो प्राथमिकता है वो खो दी है, हमारी प्राथमिकता कुछ और होनी चाहिए थी, हम कुछ लॉ ला सकते थे, कुछ और तरीका इख्तियार कर सकते थे बजाय कि इतने बड़े इलाके में इस तरीके से फेंसिंग करने के। और एंड नीड्स रिकंसिडरेशन, और इसके ऊपर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है, ये था पैसेज। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं आपसे सिनॉप्सिस दे देती हूँ। क्या हुआ है कि हमारे और म्यांमार के बीच में एक फ्री मूवमेंट रिजिम था, फ्री मूवमेंट का प्रावधान था कुछ इलाकों में, बॉर्डर से लगे हुए 16 किलोमीटर के इलाकों में। तो वहां पे कोई फेंसिंग वगैरह नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था, रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, पूछने वाला कोई नहीं था। अब हुआ यूं कि बोला जा रहा है कि मणिपुर से एक डर का, खौफ का यहाँ पे आवाज़ उठी कि भाई वहाँ से म्यांमार से लोग उठ के यहाँ पे इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। और सरकार से उन्होंने गुहार लगाई कि हिंदुस्तान और म्यांमार के बीच में जो फ्री मूवमेंट वाला रेजिम है इसको हटा दिया जाए। और उसी पे अमित शाह ने एक्ट करते हुए बोला कि अब हम यहाँ पे फ्री मूवमेंट जो रिजिम है इसको हटा रहे हैं और अब यहाँ पे बॉर्डर्स लगाए जाएंगे, फेंसिंग की जाएगी। ठीक है, अब वहीं दूसरी ओर बात ये होती है कि जो मणिपुर की कुकीज़ो कम्युनिटी है वो बोल रहे हैं और मिजोरम के जो मीज़ो कम्युनिटी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ के शिन कम्युनिटी के साथ में अपना एक भाई जैसा संबंध समझते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्ट्री मिलती है, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं साथ में थे, हमारा एक कनेक्शन है उनके साथ में। और क्योंकि अब म्यांमार के लोग इंडिया आ क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हुई है? देखो, प्रॉब्लम ये हुई है कि म्यांमार के रास्ते से ड्रग्स आते हैं, म्यांमार के रास्ते से जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में मिलिटेंट्स हैं वो वहां पे जाके छुप जाते हैं, अपना डेरा जमाते हैं, वहां से यहाँ पर आते हैं, अटैक करते हैं, फिर वहां पे जाके छुप जाते हैं। अब वहां पे जो सरकार है वो मिलिट्री सरकार है, ठीक है, फौज की सरकार है वहां पे, और उसके जिन इलाकों में उनकी पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है, उन इलाकों में जाके यहाँ के माओइस्ट जो हैं वो छुप जाते हैं। फिर ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो उनने बोला कि चलो ये तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त में म्यांमार में सिविल वॉर की सिचुएशन चल रही है, हालात बने हुए हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो डर के मारे रिफ्यूज लेते हुए, शरणार्थ लेते हुए हिंदुस्तान में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में मणिपुर की कुकीज़ो कम्युनिटी और मिजोरम की मीज़ो कम्युनिटी जो है उनकी मदद कर रहे हैं, उनको शरणार्थी क्योंकि वो बनकर आ रहे हैं तो उनको शरण दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको इन ऑल ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी का डर जताया, अब मणिपुर से उठा है, कुकीज़ो मदद कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन में कौन होगा? मैटी कम्युनिटी। तो इम्फाल वैली से इस आवाज़ को उठाया गया। मैटी और इम्फाल वैली में मैटी जो है वो मेजॉरिटी में है, तो उन लोगों ने इस बात के ऊपर उठाया कि भाई वो लोग इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। और फिर उन्होंने बताया कि एफएमआर क्यों किया गया था कि हमारे कुछ डेंस बहुत रेयरली पॉपुलेटेड इलाके हैं, थोड़ी बहुत आबादी है, वहां पे ये प्रावधान था कि भाई 16-16 किलोमीटर आपने जाना आना है तो अब जाए आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और वो भी केवल ट्रेड और कॉमर्स के पर्पस से।
तो अब हिंदुस्तान ने बोल दिया कि नहीं, हम ये तो हटाएंगे। अब हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि भाई आप बाकी अपने मेटी कम्युनिटी का और अपना सोच के, अगर मान लो सिक्योरिटी रीजंस सोच के आपने बोला हो कि हम नहीं आने देंगे, हम फेंसिंग करेंगे, तो आपको दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, मिजो कम्युनिटी है, कुकीजो कम्युनिटी है, उनका भी समझना चाहिए कि अगर वो एक रिलेशन इनके साथ में कनेक्ट फील कर रहे हैं और वैसे भी शरणार्थी अगर दूसरे देश से आते हैं तो हम मदद करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बोला गया लास्ट में कि भाई इतना बड़ा विशालकाय इलाका है, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, जंगल है, अनएक्सप्लोर्ड जंगल है, तो यहाँ पे फेंसिंग करना जो है आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए, आपको फोकस चाहिए उस तरफ, है ना, आपको पूरा ध्यान उधर चला जाएगा। जबकि इस वक्त हमारे देश में और समस्याएं हैं और प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए थी, यानी कि हमने अपनी प्रायोरिटी जो है वो खो दी। हम किसी ऐसी चीज़ के ऊपर अब अपना पूरा एनर्जी वेस्ट करने वाले हैं जो शायद इतने मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोकल कम्युनिटीज़ को मिला जुला के कुछ लॉ अगर हम इनैक्ट करें, इन्फोर्स करें, तो भी ये मसला हल हो जाए। ठीक है, और एंड में राइटर बोलते हैं कि सरकार को अपने इस फैसले को दोबारा सोचने की ज़रूरत है, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये था पूरा सिनॉप्सिस, पूरा का पूरा पैसेज ये था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Why did Home Minister Amit Shah propose scrapping the free movement regime? बोल रहे हैं कि अमित शाह ने फ्री मूवमेंट रिजिम जो है इंडिया म्यांमार बॉर्डर के साथ में, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के बीच में, उसको हटाने की क्यों बात करी, क्यों प्रपोजल दिया? क्योंकि कुछ इश्यूज हो रहे हैं नारकोटिक्स और इंसर्जेंट ग्रुप्स को लेके। टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज विद म्यांमार, अगर हम फ्री ट्रेड हटा देंगे तो दूसरा देश क्या हमारे साथ दोस्ती करना चाहेगा? नहीं ना, वो तो गुस्सा हो जाएगा कि भाई तुमने हमारा तो कुछ सलाह मशवरा लिया नहीं, हमारी तो कोई बात सुनी नहीं, तुमने अपनी मर्जी से हटा दिया, है ना, तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट है, इससे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। ठीक है, सो ए इज इनकरेक्ट। टू एड्रेस इश्यूज ऑफ नार्कोटिक्स एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू प्रमोट टूरिज्म, जब फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ही खत्म हो गया, टूरिज्म तो बहुत कम हो जाएगा ना, फिर हो सकता है गुस्से में वो लोग भी बोल दें कि हमारे देश का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान जाएगा ही नहीं, राइट। टू इम्प्रूव रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ में इस तरीके के हस्तक्षेप से रिश्ते सुधरते नहीं है, खराब हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी, टू एड्रेस इश्यूज ऑफ नार्कोटिक्स एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स इज करेक्ट। What is the sentiment of the people in Nagaland and Mizoram regarding the scrapping of the FMR? They support the decision. वो decision को support नहीं करते. They are indifferent. Indifferent भी नहीं है. They oppose the decision. बिल्कुल सही है, वो इसके विरोध में है, वो इसको accept नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनके साथ में एक रिश्ता समझते हैं, एक भाईचारा समझते हैं. So option C is correct. Which community in Manipur has organized relief for refugees from Myanmar Shin community? तो मणिपुर में किन्होंने रिलीफ ऑर्गेनाइज करा है? कुकीजो कम्युनिटी में। अगर बात करते मिजोरम की, तो मिजोरम में किन्होंने किया है? मिजोरम में मिजो कम्युनिटी ने किया है। ठीक है, अगेंस्ट में कौन गया है? अगेंस्ट में गए हैं मैटी। ठीक है, मैटी ग्रुप। सो यहाँ पे कुकीजो कम्युनिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैसेज की टोन काफ़ी क्रिटिकल है सरकार के इस कदम को। उन्होंने बोला कि भाई आप अपने प्रायोरिटीज से भटक गए हैं और आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, और हमारे और उनके बीच के रिलेशंस जो हैं वो कॉलोनियल एरा से पहले के हैं, और यहाँ के कुछ समुदाय हैं जो उनके साथ में एक भाईचारा समझते हैं। तो आपको हर चीज़ को, और यहाँ पे हम एक लॉ, अच्छा प्रॉपर लॉ लाकर भी लोकल लोगों की मदद से उसको इम्प्लीमेंट करके भी हम इन समस्याओं से जूझ सकते थे। तो ये फ्री मूवमेंट को स्क्रैप करना और इतने बड़े इलाके में बॉर्डर लगाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, तो और भी सोल्यूशन हो सकता था। सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ओपन बॉर्डर। तो ओपन बॉर्डर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स की हमने चर्चा नहीं करी है। द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज, हमारे उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज की भी बात नहीं करी। द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बॉर्डर कम्युनिटीज, बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई, उसका इन बॉर्डरिंग एरियाज में रहने वाली कम्युनिटीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर हमने चर्चा करी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। एक ऐसा स्टाइल खाना बनाने का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ
पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। अब जब आप सपोज करो किसी पंजाबी के बारे में बात करते हो, आपको क्या समझ में आता है? पंजाबी बोलते ही मक्की की रोटी सरसों का साग, मराठी बोलते ही आपको क्या समझ में आता है? वड़ा पाव। अगर गुजराती बोले तो ठेपला, ढोकला, हांडवा, ये सब समझ में आता है। राजस्थानी बोले तो गट्टे की सब्जी, पापड़ की सब्जी। तो वो क्या है? उनके क्यूजीन है, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर इलाके की विशिष्टता है, स्पेशल स्टाइल ऑफ कुकिंग है। हिमाचल की बात करें तो आपको कांगड़ी धाम समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जगहों का अलग अलग फूड है, उसको बोला जाता है क्यूजीन। क्या बोला जाता है? क्यूजीन। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है? क्रैश। क्रैश मतलब जहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ नहीं देते कि भाई पेरेंट्स अगर वर्किंग है, इंडिया में बोलते हैं क्रच, क्रच में छोड़ दिया या फिर डे केयर में छोड़ दिया, वो होता है क्रैश, ठीक है। तो ए है क्रश, तो क्रैश तो नहीं है। एंटीक, एंटीक मतलब प्राचीन, कोई पुरानी वस्तु। मेन्यू, मेन्यू मतलब जहाँ पे लिस्ट ऑफ डिशेस अवेलेबल है कि इस होटल में आपको क्या क्या खाने में मिल सकता है, ठीक है। और क्यूजीन, क्यूजीन मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन की कुछ खास डिश जिसको खास तरीके से बनाया जाता है। सो ऑप्शन डी क्यूजीन इज करेक्ट। प्ले विद फायर, आग के साथ खेल रहा है वो, यानी कि वो कुछ खतरनाक स्थिति को मोल ले रहा है, खतरा उठाना है, रिस्क ले रहा है, डेंजर से खेल रहा है। टू बी करेजियस, करेजियस यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि करेजियस मतलब बहादुरी का काम करे, लेकिन आप कुछ खतरनाक चीज करें तो जरूरी नहीं है हर खतरनाक काम जो है वो बहादुरी का ही हो, कई बार बेवकूफी भी होती है। अब मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालोगे तो वो तो बेवकूफी है ना, आप खतरनाक चीज के साथ में खेल रहे हो, है ना, वो बेवकूफी है। लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपके सामने अचानक से मगरमच्छ आ जाए, है ना, या आपको बाइट करने, तब आप उससे लड़ रहे हो, तो वो आप है कि हम बहादुरी दिखा रहे हो, तो ये इनकरेक्ट है। टू स्प्रेड नॉलेज, ज्ञान को फैलाना, इनकरेक्ट है। टू डू समथिंग डेंजरस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अबैंडन, अबैंडन मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना किसी चीज का। इसका सिनोनिम क्या होगा? पोजेस, पोजेस मतलब प्राप्त करना। रिटेन मतलब बनाए रखना। रेस्क्यू मतलब बचाना। और क्विट मतलब छोड़ देना। सो ऑप्शन डी क्विट इज करेक्ट। शमीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। शमीम ने अब पिछले 4 दिन से स्कूल अटेंड नहीं किया है। तो शमीम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब क्यों आएगा? प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, हैव नहीं आना चाहिए, हैज नॉट अटेंडेड। सो शमीम हैव नॉट की बजाय हैज नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। द ड्रेस में प्लेजेंटली बी डिलीवर्ड टू अस एट द अर्लीस्ट। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज काइंडली आप ये ड्रेस जो है वो हमारे को जल्द से जल्द पहुंचा दो, ठीक है। तो द ड्रेस में काइंडली बी डिलीवर्ड टू अस एट द अर्लीस्ट, ठीक है। मे प्लेजेंटली की बजाय क्या इस्तेमाल होगा? मे काइंडली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, अपने फीलिंग्स को आप आसानी से बता नहीं सकते, स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे। पहला है इनआर्टिकुलेट मतलब अस्पष्ट। एफ्लुएंट मतलब किसी चीज से समृद्ध, धनी। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब बहुत ही फ्लुएंट है बात करने में, शब्दों का चयन करने में बहुत फ्लुएंट है। वर्बोस, वर्बोस मतलब जो बहुत शब्दों के जालों में आपको घुमा देता है, जैसे कि शशि थरूर जी ऐसे ऐसे शब्द चुनकर लाते हैं, डिक्शनरी भी फेल हो जाए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी सोचना पड़े कि भाई कहाँ से लेकर आए हैं चुन के, वो हो गया वर्बोस। सो ऑप्शन ए इनआर्टिकुलेट, यानी कि अपनी फीलिंग्स को आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज को कस देना, एकदम टाइट कर देना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? लूज कर देना। स्माइट, स्माइट का मतलब होता है प्रहार करना। चोक मतलब किसी का दम घुट जाना। स्ट्रेच मतलब खींचना। और क्रैम्प मतलब अकड़ जाना। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कसना, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, तो ऑप्शन सी स्ट्रेच इज करेक्ट। Since setting up, the charity has raised $1 million. कि जब से वो चैरिटी स्थापित हुई है तब से लेके अब तक उनने $1 million जो है वो
बना लिए हैं वो लोगों की मदद के लिए, रेज कर लिए, इकट्ठे कर लिए। तो सिंस सेटिंग अप की बजाय क्या आएगा, सिंस बीइंग सेटअप, कि जब से वो स्थापित हुई है। ठीक है, हमें परफेक्ट पार्टिसिपल टेंस चाहिए तो सिंस के साथ में, सो सिंस सेटिंग अप की बजाय सिंस बीइंग सेटअप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अब उदाहरण हम किसी चीज के पहले जिक्र करेंगे उसी का उदाहरण देंगे ना, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स फॉलोड बाय द स्लैम ऑफ अ डोर, कि मूवीज में जैसे देखा होगा कि कदमों की आवाज आती है, टक टक टक, फिर दरवाजा खुलता है की करके, और फिर उसके बाद वो जोर से बंद होता है ठा। तो ये क्या है, आवाज़ें की बात कर रहे हैं कि जो कदमों की आवाज़ है उसके बाद में दरवाजे के बंद होने की आवाज़, आर लाइक फ्रेजेस, ये शब्द की तरह है, विच कन्वे सम इंफॉर्मेशन, जो कि बताते हैं कि किसी घर के अंदर, किसी कमरे के अंदर कोई गया है या उससे बाहर निकला है। इन फिल्म्स साउंड इफेक्ट्स प्ले द पार्ट ऑफ वर्ड्स, कि पिक्चरों में, मूवीज में, नाटक में आवाजें जो हैं, साउंड इफेक्ट्स जो हैं, वो शब्दों का काम करते हैं। अब आप ये बोलें कि वो धीरे धीरे चल के उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाजा खोला और जोर से बंद कर दिया, अंदर घुसते ही जोर से बंद कर दिया, इसकी बजाय अगर आप ये बोलें ठक ठक ठक, और दरवाजा खुलने की आवाज जैसे आएगी की, और फिर बंद कर दिया ठा, तो ये क्या हो गया, ये वही बता रहा है कि वही वो धीरे धीरे चल के टक टक करके गया अंदर, है ना। तो वो शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का ही आप एक काम कर रहा है, यानी कि हमारा बी जो है ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म्स के अंदर जो साउंड इफेक्ट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन सी में और डी में फर्स्ट है, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। वी देन नो हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन एंड व्हाई, तब हमें पता चलता है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन उस कार्य को कर रहा है और क्यों कर रहा है। एंड अ क्लियर पिक्चर इज फॉर्म्ड इन आवर माइंड्स आई, और हमारे दिमाग के अंदर एक साफ छवि वहां पे बन जाती है। Once the sounds are prefaced or followed by a dialogue, the sentence is complete. फिर इन आवाज़ों के बाद में, जैसे वो दरवाज़ा बंद हुआ उसके बाद में कोई अपना डायलॉग बोलेगा ना, जो भी वहाँ पे एक्टर होगा अपना डायलॉग बोलेगा, तो एक बार इन आवाज़ों के आगे डायलॉग हो जाए तो वो पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है ना। तो यानी कि ये साउंड, इस वाली साउंड के आगे की बात कर रहे हैं, तो ए, बी के बाद में ए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे उदाहरण दिया गया, डी थर्ड स्टेटमेंट होगा, और तब हमें पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है, फोर्थ हमारा स्टेटमेंट होगा। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी ए डी सी, बी सी डी ए, बी ए डी सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। I was angry on myself for making such a silly mistake. जब आप खुद से नाराज हो या किसी से भी नाराज हो तो on के नहीं इस्तेमाल होता, preposition with आता है। I am angry with myself, ठीक है। So I am angry with you, I am annoyed with you, ना कि I am angry on you, I am angry with myself, WITH। I was angry on की बजाय क्या आएगा, with आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Dash or not you allow me, I am going to the fair। और not वाली स्थिति है तो आप whether or not, ठीक है, whether or not, चाहे आप मुझे अलाउ करो चाहे ना करो, ठीक है, चाहे आपका मन हो करने का चाहे ना हो, मैं तो जाने वाला हूं मेले में, ठीक है, ऐसा वो बच्चा बोल रहा है, जो भी व्यक्ति है वो बोल रहा है। तो वेदर और नॉट यू अलाउ मी, चाहे आप मुझे अलाउ करो चाहे ना करो, मैं तो मेले में जाऊंगा ही जाऊंगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनलेस और नॉट नहीं होता, इफ और नॉट नहीं होता, अंटिल और नॉट नहीं होता। कैन यू कैरी माई बैग अपस्टेयर्स, क्या तुम मेरा ये बैग ऊपर ले जा सकते हो, तो ऊपर ले जाना है, पैसिव वॉइस में बोलना है, कैन यू कैरी माई, माई बैग क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, कैन यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, कैरी करना है बैग को, ये क्या है हमारा वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कैरी वर्ब, और कैन भी साथ में। तो कैन माई बैग बी कैरिड अपस्टेयर्स बाय यू, वॉज माई बैग, क्या तुम्हारे द्वारा मेरा बैग ले जाया गया, तो ले जाया गया नहीं, आप उससे भी पूछ रहे हो कि क्या तुम ले जा सकते हो। कुड योर बैग बी, उस व्यक्ति का बैग तो है ही नहीं, बैग तो मेरा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा।
कैन माई बैग बी कैरिड अपस्टेयर्स बाय यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि क्या मेरा बैग तुम्हारे द्वारा ऊपर ले जाया जा सकता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टॉट, टॉट का मतलब होता है एकदम कसा हुआ, टाइट, ठीक है, इसका एंटोनिम बताना है। टाइट तो इसका सिनोनिम हो गया। सॉलिड, सॉलिड मतलब एकदम ठोस वस्तु, स्ट्रॉन्ग मजबूत। स्लैक, स्लैक मतलब ढीला ढाला सा। सो ऑप्शन डी स्लैक इज करेक्ट। शी आस्क्ड मी व्हाट माई फेवरेट क्यूजीन वॉज, उसने मुझसे पूछा कि मेरा फेवरेट क्यूजीन क्या है। क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। शी सेड टू मी, अब व्हाट है और वॉज है। वॉज जो है आगे जाके दो चीजों, अब अगर वर होता तो आर बन जाता, वॉज है तो क्या बन जाएगा, इज। वॉट इज योर, माय की बजाय क्या आ जाएगा, योर। वॉट इज योर फेवरेट क्यूजीन। शी सेड टू मी व्हाट इज योर फेवरेट क्यूजीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। डिस्टर्बेंस पहला ही करेक्ट नहीं है, डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होता है डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग, BADISTURBANCE, डिस्टर्बेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि किसी को तंग करना, परेशानी होना, बीच में अशांति होना। जीनियस, बहुत ही बुद्धिमान। अपॉर्चुनिटी, कोई आपके सामने अवसर। और फाइनल है कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब जागरूक होना, किसी चीज के बारे में अवेयर होना। सो ऑप्शन ए डिस्टर्बेंस इज करेक्ट। पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर, पोल्यूशन हमारे नेचर को खत्म कर रही है, तबाह कर रही है। द स्मोक दैट इज डैश फ्रॉम द चिमनीज, कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनीज हो सकता है, रिलीज फ्रॉम द चिमनीज हो सकता है, फैक्ट्रीज की चिमनीज से जो धुआं निकलता है, एंड फ्रॉम व्हीकल्स, और जो गाड़ियों मोटरों से निकलता है, इज द मिक्सचर ऑफ पॉइजनस गैस, वो जहरीली गैसों का मिक्सचर होता है। ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसी एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से देयर इज इन डैश इन नेचर, सो मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डैश डे बाय डे। नेचर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई है जिसकी वजह से बहुत सारी चिड़ियाएं, जानवर, पेड़ पौधे एक्सटिंक्शन की कगार पर है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन डे बाय डे, ठीक है, खत्म होने की कगार पर है। द ओनली वे टू डैश एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज टू प्लांट मैनी ट्रीज, कंट्रोल करना, कम करना, बैलेंस करना हो सकता है, ठीक है। तो एकमात्र तरीका इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने का, बैलेंस करने का, कंट्रोल करने का क्या है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। By planting trees, we can get rid of many harmful poisonous gases. इन पेड़ों को लगाने से हम बहुत सारी जहरीली गैसेस से निजात पा सकते हैं। It is the responsibility of everyone to dash and protect our environment. ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम डैश करें और प्रोटेक्ट करें अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को। The smoke that is generated फ्रॉम द चिमनीज, तो चिमनीज में जनरेट नहीं होती, चिमनीज से निकलती है। जनरेट वो कहीं नीचे होती है और किसी प्रक्रिया में होती होगी, चिमनी से केवल निकलती है। जनरेट होना मतलब उत्पन्न होना, चिमनी से उत्पन्न तो नहीं होती। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, किसी चीज को अपने अंदर समाना, तो चिमनीज अपने अंदर समाती भी नहीं है, चिमनी तो नीचे से लेके ऊपर हवा में फेंक देती हैं। क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब किसी चीज को बनाना, और एमिटेड, एमिटेड मतलब किसी चीज को वातावरण में छोड़ देना। सो ऑप्शन डी एमिटेड इज करेक्ट। द स्मोक दैट इज एमिटेड फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज। ड्यू टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन देयर इज डैश इन नेचर एंड इम्बैलेंस इन नेचर, करेक्ट है। इम्बैलेंस बन गया है नेचर में, इम्बैलेंस मतलब स्थिति जो है समान नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन आ गए हैं, डिसबैलेंस हो गया है। सो ऑप्शन ए इम्बैलेंस इज करेक्ट। एंड इम्बैलेंस इन नेचर, सो मेनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जीत जाना, जी जाना, ठीक है, तो जीने की कगार पर तो है नहीं। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब बहुत ही कुछ विशेषता हासिल करना। अपेयरेंस, अपेयरेंस मतलब दिखाई देना, जिस तरीके से वो दिखाई देता है। और एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना, तो बहुत सारी प्रजातियां क्या हैं, विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The only way to dash environmental pollution, eradicate, eradicate मतलब खत्म कर देना, तो यहाँ पे खत्म करने की बात हो रही है। सस्टेन, सस्टेन मतलब बनाए रखना, लंबे समय तक बनाए रखना, तो यहाँ पे हम लंबे समय तक एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्यों बना के रखेंगे भाई, तो लंबे समय तक नहीं बना के रखना है। रेडिएट, रेडिएट मतलब किसी चीज का चमकना,
जगमगाना, और इंट्रोड्यूस मतलब कोई चीज परिचय कराना। तो यहाँ पे इरेडिकेट खत्म करने की बात की जा रही है कि एकमात्र तरीका एनवायरमेंटल पोल्यूशन को खत्म करने का है कि हम बहुत सारे पेड़ लगाएं। It is the responsibility of everyone to dash and protect our environment. Ruin मतलब खराब करना, तो हम खराब क्यों करेंगे? हम प्रोटेक्ट करने के साथ में पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे ना। प्रिजर्व मतलब बचाना, संरक्षित करना, तो यहाँ पे प्रिजर्व बिल्कुल करेक्ट है। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, निग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज करना। तो ये ruin, डिस्ट्रॉय और निग्लेक्ट तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। प्रोटेक्ट के साथ में हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो प्रिजर्व ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।